Hello everyone, is my voice and video clear to all? गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, सबको आ रही है। संडे को सबने टेस्ट दिया था, जल्दी से बताओ। कैसा था संडे का टेस्ट? ओके, 6 आंसर्स आए हैं। एवरेज, इजी, ठीक है, किसी को भी डिफिकल्ट नहीं लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इस बार सबके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली बच्चों को एवरेज लगा। ये इजी वाले कौन है, मेरे को एक बार चैट में लिख के बताओ। इजी किस किस को लगा? इजी एक तो मेरे को लगा, और दो बच्चों को लगा मेरे साथ इजी। किस किस को लगा इजी? आयुष, हीरोग और सोनाक्षी। ठीक है, मतलब प्रेम, आप तो एवरेज वाली कैटेगरी में थे। सोनाक्षी नहीं, आई एम एवरेज। ठीक है सर, संडे तक इनवर्स में कंफ्यूजन थी बट अब क्लियर हो गया। आने ऐसा ही होता है, टेस्ट में सारी चीज़ें मुश्किल लगती हैं और टेस्ट ख़त्म होते ही जब तक नया टेस्ट नहीं आता तब तक सब मुश्किल, तब तक इजी, और टेस्ट में अगेन मुश्किल। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होता है। देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट में तान्या आपको दोबारा इजी लगता है नहीं लगता। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? 4.3, 4.3, 4.5, 4.3, 4.5 कवर करा था। किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हो तो बताओ, फिर आगे चलेंगे।
टेस्ट कार्तिक, टेस्ट थर्सडे डिस्कस करेंगे, तो टेस्ट की बात है थर्सडे को। अभी सिर्फ चैप्टर 4.3 क्वेश्चन 2। 4.3 कहाँ है? 4.3 क्वेश्चन 2। अभिनव, ये ए बी सी 3 पॉइंट्स गिवन है, कोलिनियर शो करना है, तो इसको जस्ट हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में डालेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, एंड अगर आंसर में ज़ीरो मिल जाता है तो हम बोल देंगे कि कोलिनियर है। सॉल्व करके आपको ज़ीरो मिला नहीं मिला? सॉल्यूशन देखा था। अच्छा, तो उसमें कुछ और करा हुआ था? एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए थे। अभिनव, वो 6.2 में है एक्चुअली एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो वो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हमने स्किप करा है। आप नॉर्मली उसको सॉल्व करके देखो, नॉर्मली भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब हो तो जाना चाहिए, बाकी देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए, हो सकता है वो कुछ अजीब सी शेप ले रहा हो, ना भी हो, बट हो जाना चाहिए। और बाकी किसी ने डाउट नहीं पूछा तो आई बिलीव बाकियों का हो गया है, तो हो ही रहा होगा। 4.4 इजी है। 4.5, 4.5 में कुछ डाउट्स? होमवर्क करा है ना सबने? ठीक है, होमवर्क करा है, 4.5 में कोई डाउट नहीं। अच्छा, 4.5 के लास्ट के दो क्वेश्चन भी समझ में आ गए। 17 तो चलो इजी है, 18, क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया है सबको? If A is an invertible matrix of order 2, then determinant A inverse is equals to। यशिका, कुछ क्वेश्चंस नहीं करे तो देखो, जितना होमवर्क है वो तो आप लोगों को करना ही है। बीच में संडे का एक गैप भी मिला था, अगर आप होमवर्क ऐसे ही पाइल अप करते रहोगे तो लास्ट में दिक्कत आएगी आप लोगों को। 18th क्वेश्चन हो गया सबका, या करना है डिस्कस? मेरे हिसाब से तो डाउट होना चाहिए ये वाला, क्वेश्चन नंबर 18। मेरे हिसाब से डाउट होना चाहिए, मैं करवा रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों ने कैसे करा। एक्सरसाइज 4.5, आंसर नंबर 18 करा नहीं, इन्वर्स का लगा। कार्तिक, जब मैंने क्वेश्चन दिया था तो ट्राई तो करके देखते एटलीस्ट, वैसे भी इन्वर्स वाला टॉपिक था, हम कर चुके। इन्वर्स का फार्मूला क्या था? इन्वर्स का फार्मूला इज ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, ऊपर के क्वेश्चंस इन्वर्स सोच के छोड़ तो नहीं दिया आप लोगों ने कि इन्वर्स का था तो नहीं करा? ऐसे इन्वर्स के क्वेश्चंस तो 13th 14th 15th वगैरह भी हैं, छोड़ ही दिया। चलो ऊपर के भी एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, पहले 18 देख लेते हैं। 18th बोल रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 का। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट निकालना है ए इनवर्स का, तो पहले तो इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब इनवर्स कैसे निकलेगा, बात आती है वहां पर। तो इसको लेट कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी, इतना आएगा, सबको क्लियर होगा। उसके बाद अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए देखता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स का मतलब ए का कोफैक्टर क्या बनेगा? डी। बी का कोफैक्टर क्या बनेगा? माइनस सी।
सी का कोफैक्टर क्या बनेगा? सी का कोफैक्टर इज माइनस बी और डी का कोफैक्टर इज ए एंड यहाँ पर हम करेंगे ट्रांसपोज. सो adjoint of A becomes D minus B minus C A. A inverse is equals to A inverse का मतलब 1 upon determinant into adjoint. 1 upon determinant हुआ 1 upon AD minus BC into adjoint हुआ D minus B minus C A. ये है A इनवर्स. मैट्रिक्स में हम हर एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कितना बनेगा? इसको मैं डिटर्मिनेंट ही लिख रहा हूँ. तो ये आपका बनेगा d अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस c अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये आया a इनवर्स. ठीक है. एक और तरीके से भी हो सकता है. आयुष एक बारी पहले मैं कर लूँ उसके बाद आपका तरीका देखते हैं. उसके बाद हम निकालेंगे a इनवर्स का डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे d अपॉन डिटर्मिनेंट माइनस b अपॉन डिटर्मिनेंट माइनस c अपॉन डिटर्मिनेंट a अपॉन डिटर्मिनेंट. उसके बाद मैंने आपको टेस्ट में एक हिंट दिया था. एक हिंट दिया था मैंने आप लोगों को, अगर आपको याद हो, दैट डिटर्मिनेंट में से हर रो या कॉलम में से कॉमन निकलता है. कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम रो या फिर कॉलम. ठीक है. सो मैंने फर्स्ट रो के अंदर से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कॉमन निकाला, सेकंड रो के अंदर से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कॉमन निकाला. सो दो बारी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कॉमन निकल गया. अंदर क्या बचा? d माइनस बी माइनस सी ए. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ए डी माइनस बी सी. ए डी माइनस बी सी क्या चल रहा था हमारे पास? डिटर्मिनेंट ही था. डिटर्मिनेंट. यहाँ से ये पावर्स कैंसिल हुई तो बना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये बना हमारे पास आंसर. तो इसका आंसर ये देखो, बी पार्ट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. हाँ आयुष अब आप बताओ क्या तरीका और हो सकता था? इनवर्स यहाँ मैट्रिक्स के मेथड से ही करना है. कार्तिक नहीं, मैंने कहा मैट्रिक्स के मेथड से करा. देखो ना, मैंने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के मेथड से करा है इनवर्स. ये देखो, ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई डिवाइड. अच्छा आयुष, हाँ वैसे भी कर सकते हो. उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, ज़रूरी नहीं वो हर किसी को समझ में आए, तो उस वाले मेथड को नहीं करवाएंगे. कर सकते हो वैसे भी. वो डिटर्मिनेंट्स कंबाइन होके आई टाइप से बन जाएगा आपका. वैसे भी कर सकते हो. मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ आयुष ने क्या बोला. जिसको समझ में आता है अप्लाई कर सकते हो. Ayush says that determinant of A inverse
को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें ए से, तो ए अपॉन ए और डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई डिवाइड और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हमने कर दिया। अब ऊपर वालों को कंबाइन कर दें और नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दें। तो ये बनेगा कंबाइन होने के बाद a इंटू ए इनवर्स और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई तो वापस वन हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की फॉर्म ले लेगा। सेम वन मार्कर में आए तो कर सकते हो, जिसको समझ में आए वो भी कर सकता है। जनरली माइंड में आता नहीं है कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी के आता है दिमाग में तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं ऊपर का, जो मुझे लगता है शायद आप लोगों का डाउट बना हो। 5th to 10th क्वेश्चन जो थे जिसमें सिंपल सिंपल मैट्रिक्स दे रखे थे, इन्वर्स निकालना था, वो तो मैं नहीं करवा रहा, वो तो आप लोग अपने आप डायरेक्टली कर सकते हो। 15th कर लेते हैं, आंसर नंबर 15, 13 एंड 15। बताने 13th और 15 सेम है, 13th में 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 15th में 3 ऑर्डर है, तो चलो मैं 3 ऑर्डर कर देता हूँ आज। थोड़ा फास्ट में करेंगे क्योंकि 3 ऑर्डर अदरवाइज बहुत टाइम ले लेगा। 15th क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो जिसने कर रखा है वो जरा मेरे को एडजॉइंट बता दो, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट कितना कितना आएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा थोड़ा ना। हमको सबसे पहले तो शो करना है, क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट्स है, शो करना है ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल्स टू ओ। और दूसरा फर्दर, फर्दर का मतलब फर्स्ट पार्ट शो करने के बाद सेकंड पर आना है, या हेंस फाइंड ए इनवर्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैं स्टेप्स थोड़े से स्किप करके चल रहा हूँ। फर्स्ट रो में के रिस्पेक्ट में 1 इंटू 6 -3 -1 3 प्लस 6 प्लस 1 -1 -4 3 -9 -5। So this becomes -11। अच्छा, एक क्यूब निकाल दिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दिया हमने। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का तो कोई यूज़ नहीं था, सॉरी, ये तो मैंने गलती से निकाल दिया, इसको हटा देना, गलती से निकाल दिया ए इनवर्स और ए डिटर्मिनेंट। हमें निकालना था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए इंटू ए करके 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4। ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 2 3 -1 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -3 माइनस
ठीक है, सोनाक्षी ने आंसर बता दिया 421 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक है, सो आई बिलीव ये आंसर ठीक है ए स्क्वायर का। ऊपर आयुष ने ए क्यूब का बताया था। ए क्यूब का है 871 -23 27 -69 32 -13 और 58। काफ़ी बड़ी वैल्यूज है। चलो, अब हमारे पास हमको जो शो करना है उसका हमने उठाया LHS। LHS का मतलब है ए क्यूब -6a² +5a +11i। वैल्यूज पुट करेंगे। ए क्यूब का मतलब हुआ 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58 -6 टाइम्स ए का स्क्वायर बना था 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 +5a प्लस 5 टाइम्स ए का मतलब हुआ 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 प्लस 11i का मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपको जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स मिलेगा, ओ नाम का जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, आप देखोगे आपको 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट मैं आप पे स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमको फाइंड करना था ए इनवर्स। फर्दर फाइंड ए इनवर्स कैसे करेंगे? फर्दर फाइंड ए इनवर्स वाला पार्ट कैसे करेंगे? पहले तो मुझे ये बताओ, ए बी और बी ए सेम बात है या नहीं? ए बी और बी ए सेम बात है या नहीं? नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, देयरफॉर हमारे पास प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई का कंसेप्ट आता है, जो कहता है कि हम अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले लिखें उसको या बाद में लिखें। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। ठीक है, देख, इक्वेशन हमारे पास चल रही थी ए क्यूब -6a² +5a +11i इज इक्वल्स टू ओ। ये हम शो कर चुके हैं। फिलहाल तो प्री एंड पोस्ट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जब आगे करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। हम जनरली अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। देखो, ए क्यूब ए इनवर्स बनाना है तो मुझे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। मल्ट प्री मल्टीप्लाई करूँ या पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ, या दोनों भी कर सकते हैं, बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। बताओ, प्री पोस्ट या बोथ, मतलब दोनों में से कुछ भी, दोनों साइड्स का। तो दो आंसर्स आए पोस्ट के। एक आंसर आया प्री का।
फिलहाल इन दिस क्वेश्चन, फिलहाल in this particular question we can apply pre, we can apply post, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर फर्क पड़ेगा मैं बताऊंगा, फिलहाल हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं केस लेके चल रहा हूँ प्री का। ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6 a inverse a square प्लस 5 a inverse a प्लस 11 a inverse I is equals to a inverse O। ए इनवर्स और ए क्यूब मिलके बनेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा -6a, यहाँ पर बनेगा +5i, और यहाँ पर बनेगा +11 a इनवर्स, और यहाँ पर बनेगा o। 11 a इनवर्स उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर -6a प्लस 5i इज इक्वल्स टू -11 a इनवर्स। ठीक है, अब हम डाल देंगे वैल्यूज ए स्क्वायर की, ए की और आई की। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी चल रही थी हमारे पास? ए स्क्वायर की वैल्यू चल रही थी, ए स्क्वायर की वैल्यू थी 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 -6 टाइम्स ए था 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 प्लस 5i प्लस 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is equals to -11 a इनवर्स। सो सॉल्व करेंगे, कितना बन जाएगा? 4 -6 प्लस 5, नेक्स्ट एलिमेंट 2 -6 प्लस 0, नेक्स्ट 1 -6 प्लस 0। यहाँ पर -3 -6 प्लस 0 8 -12 प्लस 5 -14 प्लस 18 प्लस 0। इस तरीके से हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। लिख सकते हैं, वो अभी जस्ट सॉल्व करना पड़ता तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर 3 वैल्यूज लिखेंगे इज इक्वल्स टू, बाकी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे ये सॉल्व होकर कितना बना, 5 + 4 9 -6 3, ये वाली वैल्यू कितनी बनी -4, और ये वाली -5, और इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यूज निकालेंगे इज इक्वल्स टू -11 a इनवर्स। -11 इस साइड पर आ जाएगा, देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/11 3 -4 -5 एंड रिस्पेक्टिव वैल्यूज। मेथड समझ में आया? ये तो आप लोग कैलकुलेट इजीली अपने आप कर सकते हो, बस ए इनवर्स हमको डायरेक्टली अब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से नहीं निकालना, हम निकालेंगे प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप से। तो अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट्स वाला कंसेप्ट लगा दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? सो आई बिलीव ये वाला एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई।
प्री और पोस्ट कब कब लगाना है? प्रेम फिलहाल इस क्वेश्चन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट करने वाले हैं वहां पर बताऊंगा कि क्या फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्री और पोस्ट लगाना मतलब ए की वैल्यू डालने से पहले या बाद? प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं ये ना लिखूं प्री पोस्ट, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ये चीज़ तो पता है ना। अब बस प्री और पोस्ट का मतलब है कि ए इनवर्स को मैं पहले की साइड लिखूं या ए क्यूब के बाद में लिखूं, वैल्यूज तो ऑब्वियसली बाद में डालेंगे। अच्छा, जिसको प्री पोस्ट अभी डाउट है वो अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी करते हैं उसका कंसेप्ट। प्री पोस्ट का मतलब बता दूं। कार्तिक, अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स, तो मतलब या फिर बोला हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, तो मतलब मैट्रिक्स का है। और कुछ नहीं बोला तो आप कुछ भी लगा दो। अगर मैट्रिक्स वाले से वो करवाना चाहता है तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का रेफरेंस देगा क्वेश्चन में कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना है क्वेश्चन। चलो नोट्स देखो। नोट्स में एक टॉपिक हमारा रह गया डिस्कस करने के लिए। सो टेस्ट में भी था वैसे तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर करके, उसका कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। देखो यहाँ पर ए इनवर्स का फार्मूला तो हमने पढ़ लिया था, दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। उसके बाद ये वाली चीज़ ट्रांसपोज की तरह ही है कि अगर होल का इन्वर्स लगा हुआ है तो ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड्स का मतलब आप लोग 10th 11th क्लास में पढ़ के आए हो। कंसिस्टेंट मीन्स इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या एक सॉल्यूशन, मतलब कि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे, यूनिक सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ते थे ना, तो कंसिस्टेंट का मतलब तो हो गया वो वाला केस। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जो हमारा केस होता था पैरेलल लाइंस वाला। पैरेलल लाइंस में हम बोलते थे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सेम उसकी तरह। सो अगर सॉल्यूशन है चाहे एक से ज़्यादा तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशंस नहीं है दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट दो केस बन सकते हैं। इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़्यादा अच्छा केस है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो वाला, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हम उसको पहली चीज़ तो बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ इट इज इक्वल्स टू ज़ीरो इट बिकम्स सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिटर्मिनेंट दे दिया, मैट्रिक्स दे दिया एंड आपसे क्वेश्चन पूछा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई एक एलिमेंट एक्स है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स आपको बोला है कि एक्स की वैल्यू निकालो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, लेट्स से 1 2 3 एक्स, आपको बोला है that A matrix is a singular matrix, that means determinant of A जो है x माइनस 6 वो है 0, तो x की वैल्यू आ गई 6। इस टाइप से 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंगुलर मीन्स इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर मीन्स इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है
तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और ज़ीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सोच के देखो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपका ये डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो चल रहा है ये ही ज़ीरो बन गया तो इन्वर्स कैसे आएगा। हमारा मैथ्स का बेसिक रूल कि डिनोमिनेटर्स कैन नॉट बी ज़ीरो वाला रूल ब्रेक हो जाएगा, एक्सेप्शन केस आ जाएगा। इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू ज़ीरो तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। दैट्स वाई अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो हम बोलते हैं कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस में चला जाएगा। इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, और वो भी यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिंगल सॉल्यूशन होगा यूनिक, एक्स वाई जेड की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू वाले केस में सिंगुलर है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, स्टिल दो केस बनते हैं, नंबर वन, नंबर टू। Number one case says that if adjoint of A into B is not equals to zero, हम adjoint of A निकालेंगे और फिर B से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर वो भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो हमारे पास कंक्लूजन निकलेगा कि इनकंसिस्टेंट है A और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करके हमको इज इक्वल्स टू ज़ीरो मिलता है तो हम बोलेंगे ईदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ईदर और का मतलब कि या तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हम ना तो ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे, ऑब्वियसली इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट अगर हुआ तो इनफाइनाइट वाले केस में जाएगा तो एक्स वाई जेड की हम स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं निकाल सकते, और इनकंसिस्टेंट हुआ तो नो सॉल्यूशन वाले केस में जाएगा। सो जल्दी से इस चार्ट को देखो और बताओ अगर कुछ डाउट होता है तो। अगर कुछ डाउट होता है आप लोगों को तो बताओ। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग देख लो। इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, inverse exist, consistent solution and consistent may be unique solution. If A is equals to 0, singular matrix, inverse does not exist, उसके बाद आती हैं दो conditions. Condition number 1, if adjoint of A into B is 0 और adjoint of A into B is not equals to 0. पहले case, if adjoint of A into B is not equals to 0 that means inconsistent solutions, solution does not exist. ठीक है, adjoint of A into B is equals to 0 तो इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब कि कंसिस्टेंट में इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट वाला केस, इनकंसिस्टेंट का मतलब तो नो सॉल्यूशंस है ही। जल्दी से बताओ ये समझ में आया या नहीं। आ गया। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालो तो आप पहले निकालोगे डिटर्मिनेंट, और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो आप बोल दोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कंसिस्टेंसी पे बेस्ड कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट, वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट, तो आप इन दो केसेस पर भी फर्दर मूव ऑन करोगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बारे में यहाँ से पता चलेगा कि क्लियरली इनकंसिस्टेंट है या इधर और वाले केस में लाई कर रहा है। ठीक है, और ऊपर वाला केस है तो क्लियरली वैल्यूज निकली जाएंगी।
उसके बाद नीचे मैंने एक चीज़ लिख रखी है नोट्स में छोटी सी, वो जस्ट आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। आ, 4-5 स्टेप्स हैं, जब क्वेश्चन आएगा तब भी देख लेंगे, अभी आप वैसे भी देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इज एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। मतलब कि आपको सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है कि इज इक्वल्स टू जीरो है या नॉट इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो है तो सीधा सीधा कंसिस्टेंट बोल दोगे, नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो आपको फर्दर केसेस पे मूव ऑन करके चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट लाइज इन इनकंसिस्टेंट वाला पार्ट या ईदर और वाला पार्ट। ठीक है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं निकालनी फॉर दीज 6 क्वेश्चंस। सो ये मैं नहीं करवा रहा, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा क्योंकि वो इससे फर्दर मूव हो रहे हैं। यहाँ पर सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड दीज क्वेश्चंस। सॉल्व का मतलब हमें निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यूज। फाइंड एक्स वाई जेड। सर बी क्यों है, बी क्यों है, मतलब बी क्या है। अच्छा बी, कार्तिक बी अभी बताता हूँ, इन क्वेश्चंस को करते वक्त आपको क्लियर हो जाएगा बी क्या चीज़ है। इसमें से बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है। 11th, 11th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको प्री पोस्ट का मतलब भी समझ में आएगा कि होता क्या है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.6 आंसर नंबर 11 हमको दी गई। ये मिसलेनियस है नहीं, अभी ना मिसलेनियस नहीं है, मिसलेनियस तो पूरी की पूरी सेकंड एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज वाले पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 4.6 है ये। हमें तीन इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3/2 और 3y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 9। तो इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। दिस इक्वेशन बिकम्स 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 3, और इसको भी थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं, 0x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब तीन इक्वेशंस हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पर वो अप्लाई मत कर देना अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन में ऊपर बोला हुआ है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, दूसरा इक्वेशंस जैसा सा चैप्टर हमारे पास है नहीं यहाँ पर कोई। सो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए, एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए नाम का, एक मैट्रिक्स बनाते हैं बी नाम का, और एक मैट्रिक्स बनाते हैं एक्स नाम का। एक्स के अंदर तो आता है एक्स वाई और जेड, हमेशा इसी फॉर्मेट में होते हैं। तीन इक्वेशंस है तो 3x3, दो इक्वेशंस है तो 2x2। तीन वेरिएबल्स हैं तो कॉलम वाले में, कॉलम मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड, दो इक्वेशंस हैं तो कॉलम मैट्रिक्स में एक्स और वाई।
ये तो हो गए वेरिएबल्स, ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पर आते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स लिखा है, ऑब्वियसली एक्स वाई जेड के ही होंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें 2 1 1, सेकेंड इक्वेशन से 2 -4 -2, थर्ड इक्वेशन से 0 3 -5। बी होते हैं कांस्टेंट्स, बी होते हैं कांस्टेंट्स मतलब 1 3 9, 1 3 9। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत ए बी और एक्स बनाने में? ठीक है कार्तिक, वैसे तो बी होता है ये, और जनरली जब ए और बी हम पीछे जो बात कर रहे थे, आप जिस बी के बारे में बात कर रहे थे, जब दो मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे इक्वेशन का कंसेप्ट आएगा, तभी वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में आता है। अदरवाइज बिना एक्स वाई के इक्वेशंस के आप सॉल्व नहीं कर सकते, वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते, क्योंकि सॉल्यूशन मीन्स की कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। सो जब दो इक्वेशंस बनती हैं, तीन इक्वेशंस बनती हैं, तो उसी हिसाब से अलग अलग इक्वेशंस बनती हैं, मैट्रिसेस बनते हैं, और जो ये दो मैट्रिक्स होते हैं इनके बेसिस पर हम कमेंट करते हैं ना। ये इक्वेशंस बनी किस तरीके से, ये इक्वेशंस बनी किस तरीके से, अगर a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी करता हूँ तो ये बन जाएगा। देखो अगर मैं लिखता हूँ a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी, here a into x is equals to b, a into x मतलब 2x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन है। दैट मीन्स हमने मैट्रिक्स मेथड में लिखने के लिए तीन अलग अलग मैट्रिसेस बनाए और उसको ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाली फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सच दैट वो तीन इक्वेशंस बन जाए। ये हमने इक्वेशंस को कन्वर्ट करा इन मैट्रिक्स मेथड, हमने कन्वर्ट करा है इक्वेशंस को इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है ना। ना हमें निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यूज़। अब एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकलती हैं कंपेयर करके, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अब बताओ प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा प्री और पोस्ट का कंसेप्ट। प्री और पोस्ट, प्री बहुत सारे आंसर्स आए प्री। ठीक है हम करेंगे प्री मल्टीप्लाई, अगर क्योंकि अगर मैं पोस्ट करता तो पोस्ट का मतलब हो जाता ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी ए इनवर्स, और यहाँ पर ये भी सॉल्व ना हो पाता, ये भी सॉल्व ना हो पाता, क्योंकि ए और ए इनवर्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते थे। सो दिस इज रॉन्ग। हमने करा प्री मल्टीप्लाई, मतलब ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये कितना बन गया, आई एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। आई एक्स का मतलब एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इसको हमने मार्क करा फर्स्ट इक्वेशन। अब जस्ट हमको ये शो करना है और इसकी वैल्यूज एक्स वाई जेड बन जाएगी। ऊपर जिसने प्री पोस्ट का मतलब पूछा था, समझ में आ गया प्री पोस्ट का कंसेप्ट। ए इनवर्स निकालना है, बी हमारे पास ऑलरेडी है, सो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 1
2 -4 -2 0 3 -5। सर अभी भी क्लियर पोस्ट क्लियर नहीं हुआ। प्रेम देखो, प्री का मतलब है कि मैंने जो भी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पर, प्री मतलब पहले, उस चीज से पहले ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करा। और पोस्ट का मतलब था कि जो भी लिखा हुआ है उसके बाद ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही यहाँ पर बी, प्री में पहले करा और पोस्ट में बाद में करा। नहीं समझ में आया? अच्छा ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक, यहाँ तक बताओ। हाँ, तान्या मेंशन करना है। क्योंकि आप इसको एक्स ए इज इक्वल्स टू बी नहीं लिख सकते, आपको ए एक्स ही लिखना पड़ेगा प्रॉपर इक्वेशंस बनाने के लिए। सो आप ऐसा करो, ये चीज़ ना याद ही कर लो, ये चीज़ आप याद ही कर लो। हमेशा यही स्टेप्स फॉलो होते हैं। हम लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, फिर प्री मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स और ए कैंसिल होके आई बनता है और सिर्फ एक्स रह जाता है इस साइड पर, और यहाँ पर ए इनवर्स बी हो जाता है। फिर हम ए इनवर्स की वैल्यू ढूंढते हैं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर कट चीज़ है। हमने लिखा ए, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में 2 इंटू 20 प्लस 6 माइनस 1 इंटू -10 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 0। सो ये बना 46 इंटू 2 92 प्लस 10 प्लस 6 कम्स आउट टू बी 108। बहुत बड़ा नंबर बन गया। अब बात आती है एडजॉइंट की, किस 52 होगा। अच्छा सॉरी, 20 प्लस 6, 26 इंटू 2 52, ठीक है सॉरी 52, 52 62 68, दिस इज 68। ठीक है, स्टिल एक बड़ी वैल्यू है। ठीक है, किसी ने एडजॉइंट निकाला क्या? किसी ने एडजॉइंट निकाला? तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट निकाल रहा हूँ टू सेव टाइम। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट का देखता हूँ तो कोफैक्टर क्या बनेगा, 20 प्लस 6, 26, और ये चार एलिमेंट्स देंगे नेगेटिव के। इसका कोफैक्टर -10 प्लस 0, -10, और माइनस की वजह से +10। इसका कोफैक्टर, सर मैंने सेकंड को सिंप्लीफाई नहीं करा तो अलग आया। सेकंड क्या, सेकंड सेकंड रो को, आयुष बी क्लियर, क्या बोल रहे हो आप? इस वाले एलिमेंट का 6, इस वाले एलिमेंट का -5 -3 -8, और ये बन गया +8। आयुष नेट आंसर सेम आएगा, नेट आंसर सेम आएगा। आपकी ये वाली वैल्यूज चेंज होंगी, डिटर्मिनेंट अलग, एडजॉइंट अलग, बट जो नेट एक्स वाई जेड की वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी। इस वाले एलिमेंट को करते हैं तो -10 प्लस 0 -10, ये वाला एलिमेंट
6 माइनस 0 माइनस 6, ये वाला एलिमेंट माइनस 2 प्लस 4 पॉजिटिव 2, दिस एलिमेंट माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और यहाँ बन गया पॉजिटिव 6, लास्ट एलिमेंट माइनस 8 माइनस 2 बन गया माइनस 10 और इन सब का ट्रांसपोज, so transpose out to be 26 8 2 10 minus 10 6 6 minus 6 minus 10। अब हम फ्रेम और तान्या, माइनस 10 और 6 आपने बोला है, मैंने कुछ गलती करी है क्या कहीं पर? अगर कुछ एलिमेंट्स K33 माइनस 6 नहीं होना चाहिए, K33 नहीं, A33 बनेगा माइनस 8 माइनस 2 इज माइनस 10, सही लिखा हुआ। अब बात आती है ए इनवर्स की। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, सो 1 अपॉन 68 26 8 2, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको रजिस्टर, 10 माइनस 10 6, so this is A inverse, so using A inverse in equation number 1, इनको मल्टीप्लाई करने का भी कोई फायदा नहीं है। आप कुछ कॉमन निकालना चाहो तो बात अलग है, कॉमन निकाल सकते हो, जैसे हर एलिमेंट में से 2 कॉमन निकल सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी था हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, ए इनवर्स का मतलब मैं 2 कॉमन निकाल के ए इनवर्स लिख रहा हूँ, 1 अपॉन कितना बन जाएगा 136, और 2 कॉमन निकाल लिया तो 13 4 1 5 माइनस 5 3 3 माइनस 3 माइनस 5, और b है हमारे पास 1 3 एंड 9। अभी बताओ ये मैंने ठीक लिखा है या कुछ गलती करी है? ऐसे लिखना ठीक है या गलत है? फिर कैंसिल होगा ना, न्यूमरेटर में आएगा 8, अच्छा सॉरी, ठीक लिखा है गलत लिखा है? सोनाक्षी ने बोला कि कैंसिल होना चाहिए न्यूमरेटर, बाकी स्टूडेंट्स? नो रिस्पॉन्स, ठीक है। 1/136 की जगह 2/68 बनना चाहिए था, ये हमने 2 कॉमन निकाला है न्यूमरेटर में से, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2/68, सो x की वैल्यू है x y z इज इक्वल्स 2/68 इज 1/34, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए तो 13 प्लस 12 प्लस 9, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड दिस 5 माइनस 15 प्लस 27, 3 माइनस 9 माइनस 45, 1/34 इंटू 25 प्लस 9 34,
5 minus 15 minus 10 minus 10 plus 27 17 और 3 minus 9 minus 45 comes out to be 9 plus 45 हुआ 54 54 में से 3 गए 51 कुछ मिस्टेक्स ही लग रही है एक बार देखो -51 ठीक है -51 होना तो नहीं चाहिए -51 आना तो नहीं चाहिए था 4.6 का 11 34 से डिवाइड होना चाहिए था चलो पीछे भी आंसर सेम ही है सो जनरली वैसे प्रॉपर सॉल्व हो जाता है बट अब नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं दिस विल बी 1 by 2 and -3 by 2 therefore x is equals to 1 y is equals to half and z is equals to -3/2 वैल्यूज इक्वेशंस को सॉल्व करना समझ में आया जल्दी से बताओ आ गया समझ ठीक है ठीक है सो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपको ए मैट्रिक्स गिवन है ए इनवर्स निकालना है मतलब कि डिटर्मिनेंट निकालो एडजॉइंट निकालो यूजिंग दिस ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम मतलब कि ये तीन इक्वेशंस अब यहाँ से अगर मैं ए बी और एक्स निकालता हूँ तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी 2 - 3 5 2 - 3 5 3 2 - 4 3 2 - 4 1 1 - 2 1 1 - 2 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिला हुआ है यहाँ से इसको ना ए की जगह ऐसा करना है इसको ले लेना बी और जो ये एलिमेंट्स बनाओ इसको ले लेना सी 11 -5 -3 थोड़े से इक्वेशन में चेंजेस कर देना यहाँ पर ए ऑलरेडी है तो इसको बी इसको सी और एक्स वाई जेड को एक्स ही रहने देना और बना देना बी सी इज इक्वल्स टू सॉरी बी एक्स इज इक्वल्स टू सी सो x इज इक्वल्स टू बी इनवर्स सी और आप यहाँ पर बोलोगे कि b और a तो बराबर ही है तो b इनवर्स अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है सीधा यहाँ से जो a इनवर्स कैलकुलेट करा था वो सीधा यहाँ पर यूज आ जाएगा क्लियर ये वाला क्वेश्चन ठीक है इस क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है कि यहाँ जो a गिवन है और यहाँ जो b गिवन है ठीक है सेम क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है कि b इज a ट्रांसपोज अब जब b और a का ट्रांसपोज गिवन है हमको तो ऑब्वियसली यहाँ पर इन्वर्स तो हम डायरेक्टली a का यूज नहीं कर सकते तो b का जो इन्वर्स होगा वो जब हम a का इन्वर्स निकालेंगे तो उसका भी ट्रांसपोज कर देंगे ठीक है अगर नॉर्मल a और b बराबर है तो इन्वर्स एज इट इज आ जाएगा और अगर ट्रांसपोज का रिलेशन है तो जो यहाँ से a इन्वर्स निकाला था उसका ट्रांसपोज कर दो तो b इन्वर्स बन जाएगा क्लियर ये चीज़ कभी कभार क्वेश्चंस में ट्रिकी बनाने के लिए आ जाता है कि आपको इन दोनों के बीच में ट्रांसपोज का रिलेशन दे दिया तो हो सकता है आपके माइंड में क्लिक ना करे बट ट्रांस इनवर्स के अंदर भी ट्रांसपोज का रिलेशन डाल देना लॉजिक सेम बन जाएगा
नीचे इक्वेशंस है, इक्वेशंस को स्टेटमेंट है, इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। कॉस्ट निकालनी है ईच आइटम पर केजी की बाय मैट्रिक्स मेथड, स्पेशली कार्तिक के लिए इस तरीके से मैट्रिक्स मेथड स्पेसिफाई है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट है। 4 kg अनियन, 3 kg wheat, 2 kg राइस। सो अनियन व्हीट राइस को एक्स वाई जेड लेंगे, ये 4 3 2 कोएफिशिएंट्स बनेंगे और ये इज इक्वल्स टू 60। मतलब एक इक्वेशन आपकी बनी 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 60। ऐसे ही रिमेनिंग दो इक्वेशंस बनाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 4.6 एक्सरसाइज कंप्लीट। और उसके बाद हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज एक अच्छा खासा कंसेप्ट है। क्वेश्चंस तो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, बट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। निकालो नोट्स, नोट्स पेज नंबर 1 नोट्स। हमारे पास टोटल है 6 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहले मैं आपको नोट से समझा रहा हूँ, फिर एक एक करके रजिस्टर पे देखेंगे क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1 सेज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। interchanged का मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है, तभी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग एनी रो और कॉलम, क्योंकि ट्रांसपोज में भी हम जब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता। सो ट्रांसपोज है, रोज या कॉलम्स इंटरचेंज हो रहे हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। देखो डिटर्मिनेंट निकाला ए डैश का और ए का, इट इज सेम। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, मतलब कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम, मतलब कि मान लो रो 1 इंटरचेंजेस टू रो 3, रो 3 नहीं रो 2। ध्यान रखना यहाँ पर एक वर्ड वैसे मिसिंग है, बुक में भी नहीं लिखा हुआ था, बट वैसे दिक्कत आएगी। यहाँ पर एक चीज़ लिखना एडजेसेंट, बुक में ये चीज़ मिसिंग है लिखने से, बट अप्लाई कर लेना है। एडजेसेंट रो या एडजेसेंट कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर मैंने रो 1 और रो 2 को चेंज करा तो अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना एडजेसेंट रोज या एडजेसेंट कॉलम्स, कॉलम 2 इंटरचेंजेस टू कॉलम 3, कॉलम 1 और कॉलम 3 के बीच में रिलेशन मत लगाना, एडजेसेंट रो या कॉलम। थर्ड, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल मतलब सेम बन जाती हैं, सेम वैल्यूज, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज 0। सीधा सीधा हम बोल देंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। प्रॉपर्टी नंबर 4, if each element of a row or column of determinant is multiplied by a constant k, then the value gets multiplied by k। ये आपको जो कल के पेपर में मैंने हिंट दी थी, ये है वो वाला प्रॉपर्टी कि मैं किसी भी एक एलिमेंट को, किसी भी एक स्केलर कंपोनेंट को एक रो या एक कॉलम में या तो मल्टीप्लाई करूंगा या किसी रो या कॉलम से कॉमन निकालूंगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो काफ़ी काम आती है, एंड मेजर डिफरेंस यही है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। फिफ्थ, if elements of row or column of determinant are expressed as the sum of two or more terms, then determinant can be expressed। ये वाली तो प्रॉपर्टी ना आपको लिख के ही समझ में आएगा, ये वर्बली पढ़ के समझ में नहीं आएगा। और प्रॉपर्टी नंबर 6 को आप
मैट्रिक्स मेथड में बोलते थे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और ये है इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जो सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है, सब कुछ। अच्छी बात यह है कि मैट्रिक्स के अंदर अगर क्वेश्चन आपने रो से स्टार्ट करा तो सिर्फ रो के ही ऑपरेशंस लगते थे, कॉलम से स्टार्ट करा तो सिर्फ कॉलम के ही ऑपरेशंस लगते थे। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन के अंदर रो के भी अप्लाई कर सकते हो, कॉलम के भी अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर्टीज। इतना क्लियर? तो पॉइंट फोर में डिवाइड भी तो करेंगे ना। पॉइंट फोर प्रेम, मैट्रिक्स मेथड में मैंने आपको बताया था कि हम माइनस और डिवीजन को थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं। अगर मैंने बोला कि एक स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो स्केलर कंपोनेंट फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अगर मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई करा तो लॉजिकली 2 इज डिवाइडेड बाय दैट एलिमेंट, बट हम उसको बोलते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो ये वाला पॉइंट अब एक बार आप समझ लो, आगे भी चैप्टर्स में आएगा। हम माइनस और डिवाइड को थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं कि ना उनका उनका रेलेवेंस ना आए, उनको ना बोलना पड़े। अच्छा, डिवाइड भी तो करेंगे बैलेंस करने के लिए। ओके, बैलेंस करने के लिए प्रेम, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बेसिक मतलब था कि अगर मैं एक पूरे डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने की जगह सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम से होगा। मतलब ये था। वो मल्टीप्लाई डिवाइड वाली चीज़ जो आप कह रहे हो वो अलग चीज़ है। सर जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें 1 और 3 इंटरचेंज नहीं कर सकते। सोनाक्षी 1 और 3 इंटरचेंज कर सकते हैं, बट देखो उसमें पता है क्या होता है, उसमें आपके, देखो पेज के ऊपर लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। उसमें पहले होता है रो 1 और रो 2 इंटरचेंज, और उसके बाद रो 1 और रो 2 इंटरचेंज होने के बाद आपके पास रो 1 रो 2 के प्लेस पर आ गया। पहले आया ये, उसके बाद रो 1 और रो 3 इंटरचेंज, नहीं उसके बाद जो आपका रो 2 बना है और रो 3 है वो इंटरचेंज होता है, और उसके बाद रो 1 और रो 2 वापस इंटरचेंज होता है, और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट आपका रो 1 और रो 3 इंटरचेंज हो जाता है। एक्चुअल में ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहले रो 1 और रो 2 इंटरचेंज हुआ, रो 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन रो 1 की पोजीशन पर पहुंच गया, और रो 1 जो है वो रो 2 की पोजीशन पर पहुंच गया। फिर हम उस रो 1 को शिफ्ट करेंगे नीचे की साइड और रो 3 को ऊपर की साइड शिफ्ट करेंगे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। वैसे इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, स्टिल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लिख के दिखा देता हूँ फॉर योर प्रैक्टिस। देखो रजिस्टर पर देखो। हाँ सोनाक्ष, हाँ प्रेम, तीनों स्टेप्स करने पड़ेंगे। डायरेक्टली लिखोगे तो देखो मैं तो मार्क्स काट लूँगा, बोर्ड में भी कटने के चांसेस हैं, आपके स्कूल में आपको मिल जाए तो अलग बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करा, तो बन गया 4 5 6, 1 2 3 7 8 9, और पीछे आ गया माइनस का सिंबल। ठीक है, उसके बाद मैंने करा इन दोनों को इंटरचेंज। एक माइनस चल ही रहा था, एक माइनस और आ गया, और ये बन गया
जब मैं नोट्स भेजूंगा तो उसमें देख लेना, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। 4 5 या चलो नीचे लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बनेगा यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी है, एक और माइनस सिंबल आया यहाँ पर। 4 5 6 एज इट इज, 7 8 9 1 2 3, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। उसके बाद हम करेंगे इन दोनों को इंटरचेंज। एक माइनस साइन पीछे आया और 7 8 9 ऊपर आ गया, बीच में 4 5 6 आ गया और यहाँ पर 1 2 3 आ गया। अल्टीमेटली देखो रो 1 और रो 3 इंटरचेंज हो गए, रो 2 एज इट इज है। सो 3 स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे अगर स्पेसिफिकली आता है तो। रो 1 और रो 3 डायरेक्ट इंटरचेंज मत करना, या फिर अगर इंटरचेंज ना भी करो तो 3 माइनस के सिंबल लगा के दिखा देना, जब क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा। तान्या, सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर हम रो इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के पीछे वैल्यू चेंज हो जाती है, और वैल्यू चेंज होगी माइनस का सिंबल लगने से। वैल्यू चेंज एज इन कि पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाता है।